चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we are going to start a new chapter number 8, that is learning. Previously हमने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है. इसके अंदर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था, हमने फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था, हमने पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था, उसका स्कोप पढ़ा था. फिर कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था रिसर्च मेथडोलॉजी वगैरह. अब जो है लर्निंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी एंड वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जामिनर एज वेल. मेरा भी फेवरेट टॉपिक है और ये एग्जामिनर का भी फेवरेट टॉपिक होगा, और इसमें से एक सवाल मस्ट है आपके लिए. तो इसमें से ज़्यादातर चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आए आपको लर्निंग का. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग किसे कहते हैं. काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को. Psychologists usually define learning as the relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. मतलब हमने अगर कोई काम किया, कोई तजुर्बा किया और उसका जो रिजल्ट आया है वो अगर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हमें कोई ना कोई लेसन देगा, जिसे हम लर्न करेंगे कि अगर हमने ये एक स्पेसिफिक काम किया है तो इसका ये नतीजा निकलेगा और फ्यूचर में हमने ये काम करना है या अवॉइड करना है इसको. तो जो इसमें इनकेस आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो डिफाइन लर्निंग, आपको कम से कम 3 डेफिनेशन देनी है जो इसमें लिखी हुई है. ये सारी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है. सबको विजिबल है स्क्रीन? यस मैम. ठीक है, जी. ठीक. मैम डेफिनेशंस तो नहीं नजर आ रही. ये मेरा एरो नहीं देख रही हैं आप? ये बेसिक डेफिनेशन है लर्निंग की. नहीं नजर आ रही मैम. ये स्क्रीन पर नजर आ रही है आपको? नो मैम. नो नजर आ रही. क्लास मैं अपनी आपको मेरी स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा? यस मैम नजर आ रहा है. लर्निंग 1 लिखा हुआ है, रिसर्च मेथड लिखा हुआ है, ऐसा लिखे आ रही है, पॉइंट्स लिखे आ रहे हैं. ये हेडिंग है मैम इधर. मैं आपको बार बार कहती हूँ कि म्यूट कर लिया करें. अच्छा, जो पहले डेफिनेशन लर्निंग की वो है कि psychologists usually define learning as a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. Mohammad Wasim, kindly. अच्छा जी, psychologists usually define learning as a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. टीचर प्लीज काइंडली आप इनके माइक ऑफ करवा दें, समझ नहीं आ रही सबसे. जी कंसुल, इनके माइक ऑफ करवा दें. मैंने सबके माइक खुद से ऑफ किए हुए हैं. अब ये खुद ऑन करते हैं तो गलत बात है. फिर रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग चुप होकर सुन लें बस. मैम लेकिन डेफिनेशंस तो नजर नहीं आ रही. आपको मेरा पेज नजर आ रहा है? मैम वही है जो स्टार्टिंग में था ना, लर्निंग वन रिसर्च मेथड, यही है बस लिखा हुआ वो जहाँ आप स्टार्ट थी. बस नजर आ रहा है, आगे नहीं कुछ नजर आ रहा. मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, आप सेटिंग कर लें, फिर ग्लास ले लें. जी, psychologists usually define learning as a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको फ्यूचर में इस चीज़ का नॉलेज होगा कि ये काम अगर हम इस तरह करेंगे तो मुझे फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे. इन केस आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको फ्यूचर में पता होगा कि मैंने इसको अवॉइड करना है. तो ये मतलब आपकी बिहेवियर में चेंज आया है, आपकी शेपिंग हुई है बिहेवियर में. ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है.
यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं लर्निंग को। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स। एक ये डेफिनेशन हो गई, ये ऊपर वाली डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, इट चेंज वसीम भाई को म्यूट कर लेंगे, हम लोग शेयर कर रहे हैं। किया, इसके रिजल्ट के बेस पर आप फ्यूचर में अपना डिसीजन लेंगे कि आपने ये काम करना है या नहीं। अगर तो आपको काम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। एज की वजह से होता है, जैसा कि आपने मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द रिजल्ट सीखना है। इस चैप्टर के अंदर क्या है, हम मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। यहाँ पे अब हमने जी मोहम्मद अनवर मैम आपकी आवाज नहीं सही आ रही, ये इनके स्पीकर वगैरह बंद करवा दें। सारे अपना म्यूट कर दें, मैंने ऑलरेडी सबको म्यूट किया हुआ है। टाइप्स या फॉर्म्स और वेज ऑफ लर्निंग, इसके तीन टाइप्स हैं। वो है कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग के अंदर से क्या फर्दर यार तो ये भी सीरियस यार, अपने माइक ऑफ करो यार, क्लास चल रही है। ये चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स है क्लासिकल ओपन और सवाल 99% चांसेस इसमें से सवाल आते हैं। कंडीशनिंग हो गया, इसके आगे दो टाइप्स है, क्लासिकल एंड ओपन। नेटिव लर्निंग इसके अंदर आता है टाइप और फिर आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कंडीशनिंग, क्लासिकल को कहते हैं और एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही हमारे तक। जी हमने लर्निंग की अभी डेफिनेशन पढ़ी है। इसके आगे से तीन मेन टाइप्स हैं लर्निंग की। एक कंडीशनिंग है, मतलब हमने कंडीशन के साथ लर्न करना है। इसके आगे से कंडीशनिंग के आगे से फर्दर टू टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग है एंड ओपन कंडीशनिंग है। 99% चांसेस हैं कि एग्जामिनर आपको इसमें से सवाल दे, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और अक्सर आता है। मेन टॉपिक ही है कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपन कंडीशनिंग। इसके बाद कॉग्निटिव लर्निंग है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, कॉग्निशन से निकला है आपके जहन से, जो आपके जो मेंटल एबिलिटी होती है उसे कॉग्निशन बोलते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग में इनसाइट आ जाता है, लेटिंग लर्निंग आ जाती है एंड इमिटेटिंग आ जाती है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये जो कॉग्निटिव लर्निंग है, ये एक पैराग्राफ 10 मार्क्स का मैक्सिमम आ सकता है। अगर थर्ड टाइप इम्प्रिंटिंग, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फर्स्ट टाइप है, दैट इज कंडीशनिंग, क्लासिकल और ओपरेंट कंडीशनिंग। लर्निंग बाय कंडीशनिंग और एसोसिएशन, कंडीशनिंग को एसोसिएशन भी बोलेंगे, जिसके आगे से फर्दर टू टाइप्स निकलती हैं, क्लासिकल एंड ओपरेंट कंडीशनिंग। इसके अंदर लर्निंग बाय कंडीशनिंग इज आल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय एसोसिएशन। ठीक है, कंडीशनिंग की डेफिनेशन ये है कि कंडीशनिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप सम न्यू स्टिमुलस for which we already have certain responses। स्टिमुलस किसे बोलते हैं, कोई भी चीज़ जिसे जो हमें नज़र आती है, जो हम महसूस कर सकते हैं, उसे स्टिमुलस कहते हैं। और उस चीज़ को महसूस करके, परसीव करके जो हमारा रिएक्शन होगा उसको हमारा रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल एक ब्राइट रेड ऑब्जेक्ट है। रेड हमारे जो सोसाइटी है उसमें सिंबल ऑफ हैप्पीनेस बोला जाता है। ठीक, वो एक स्टिमुलस हो गया। ब्लैक कलर है, ये यूजुअली हम जो सोग हमारा होता है या गमी के मौके पर पहना जाता है, एक एक हमारा सिंबल है। ये आगे सोशल वैल्यूज वगैरह में मैं उस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी। तो कंडीशनिंग is simply the process of taking up some new stimulus for which we already have certain responses। हमारे पास एक certain response आएगा कोई भी चीज़ देखने के बाद कि ये stimulus है, और हमने जो चीज़ perceive की है उसका result हमारा response होगा। environment हमारा stimulus है और हमारा behavior जो होगा उसका response होगा। कंडीशनिंग को आगे से हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड होता है ओपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसे बोलते हैं? Classical conditioning, Ivan Pavlov was the founder of classical conditioning।
ठीक है, ही वॉज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट, डॉक्टर था वो, लेकिन वो साइकोलॉजी की फील्ड में आया और इसने एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया लर्निंग के ऊपर। इसने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हमने किसी डॉग को कुछ सिखाना हो, किसी जानवर को कुछ सिखाना हो, स्पेसिफिकली ही टुक डॉग एज हिज इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो आइवन पावलोव ने डिस्कवर किया था कि अगर हम किसी भी जानवर को किसी कंडीशन के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसका सर्टन रिस्पॉन्स हमें एज अ लर्निंग मिलेगा, हम उसके बिहेवियर को शेप कर सकते हैं। He said that in classical conditioning, an organism learns a response to a neutral stimulus that normally does not bring about that response. वो रिस्पॉन्स अगर आप नेचुरली करने की कोशिश करेंगे तो उसको उसका पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा, लेकिन आप कंडीशनिंग के साथ, एसोसिएशन के साथ उसको लर्न करवाने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स आप चाहते हैं वही आपको मिलेंगे। इसने क्या किया था कि इसने सेलिब्रेशन, लेवल ऑफ सेलिब्रेशन मेजर किया था इन अ डॉग, मतलब एक कुत्ता जो है वो खाने को सूंघ कर, ये खाने को देख के कैसे उसका सलाइवा निकलता है, उसने उसको मेजर किया था। इसने सबसे पहले जो है डॉग के जो सेलिवेटरी ग्लैंड होता है उसके साथ एक मेजरिंग ट्यूब लगाई थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है टू चेक द लेवल ऑफ सेलिब्रेशन कि उसका थूक कितना निकलता है। उसने सबसे पहले डॉग को खाना दिखाया, खाने को देखते ही कुत्ते ने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी, उसने मैयर की। यहाँ पर जो खाना होगा वो न्यूट्रल या नेचुरल स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस मतलब कोई भी चीज़ उसने देखी और उसने एज अ रिस्पॉन्स, उसका बिहेवियर क्या था, उसने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे उसने जो है वो लर्निंग के लिए क्या किया कि उसने खाना प्रेजेंट करने से 1 से 2 सेकंड पहले एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसको बजाया, और साथ ही बजाने के बाद उससे एक स्पेसिफिक आवाज़ निकली और उसके 1 से 2 सेकंड के बाद उसे खाना प्रेजेंट किया। अब कुत्ते ने ये समझ लिया, ये सीख लिया कि ये ट्यूनिंग फॉर्क बजेगा तो मुझे खाना मिलेगा। उसने एसोसिएट कर लिया ट्यूनिंग फॉर्क को खाने के साथ। 3 से 4 बार इस चीज़ को रिपीट करने के बाद जब भी आइवन पेवलोव ट्यूनिंग फॉर्क बजाता, कुत्ते को समझ आ जाती कि उसे खाना मिलने लगा है और साथ ही वो सेलिब्रेट शुरू कर देता, सेलिब्रेशन उसकी शुरू हो जाती। यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है। कंडीशन स्टिमुलस को उन्हें CS से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज़ के साथ उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये इसका रिस्पॉन्स हुआ। उसने ट्यूनिंग फॉर्क को खुराक के साथ एसोसिएट कर लिया और उसने ये लर्न कर लिया कि जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क बजेगा मुझे खाना मिलेगा। यहाँ पर एक चार्ट है, जब भी आप ये सवाल अटेम्प्ट करने लगेंगे आपने ये चार्ट बनाना है ज़रूर, ये वाला चार्ट। इसमें 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में क्या हुआ कि फूड प्रेजेंट किया गया। फूड, US का मतलब होता है U फॉर अन, C फॉर कंडीशनिंग, S फॉर स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस। फूड है, नेचुरल चीज़ है, खाने को देखकर हम सबके मुंह में पानी आता है, ठीक है। फूड को देखा उसने और उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई, ये इसका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, मतलब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगी आपकी, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यहाँ पर आ गया। उसने पहले सेलिब्रेशन लेवल यहाँ का चेक कर लिया। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हुआ कि ट्यूनिंग फॉर्क उसने एज अ कंडीशन स्टिमुलस लिया, ट्यूनिंग फॉर्क बजाया, उसके बिल्कुल 1 से 2 सेकंड के बाद उसने खाना प्रेजेंट किया जिसे अनकंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। अब 3-4 बार उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क खाना देने से पहले उसने बजाया, तो कुत्ते ने लर्न कर लिया कि ये जो कंडीशन स्टिमुलस है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये खाने से पहले जैसे ये बजेगा तो उसे खाना मिलेगा। उसने ये लर्न कर लिया, उसने एसोसिएट कर लिया ट्यूनिंग फॉर्क को फूड के साथ। इसका मतलब है कि उसने लर्न कर लिया बिहेवियर। आफ्टर कंडीशनिंग, ये जो फाइनल स्टेज है, इसमें क्या होगा कि जब जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क बजा करेगा कुत्ते ने सेलिब्रेट करना शुरू कर देना, क्योंकि उसने एसोसिएट कर दिया ट्यूनिंग फॉर्क को खाने के साथ, तो ये इसका लर्न बिहेवियर हो गया। कंडीशन स्टिमुलस यानी कि आपने सिर्फ कंडीशन अभी लगाई है तो आपको एकदम से रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया।
In short, classical conditioning is a form of learning in which a previously neutral stimulus comes to elicit a response through its association with the stimulus that naturally brings about the response. इसका ये मतलब है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में हम एक कंडीशन स्टिमुलस दिखाते हैं. कंडीशन स्टिमुलस वो चीज़ जो हम खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें एज अ रिजल्ट एज अ बिहेवियर हमें अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मिलता है. दिस इज कॉल्ड लर्निंग. एक बच्चा, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये भी हो सकती है कि एक बच्चा है, आपने उसे मना करना है कि आपने आग के पास नहीं जाना क्योंकि ये दिस कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर योर फिजिकल हेल्थ, आप जल सकते हैं. ठीक, आग की गर्मी से बच्चा पीछे हटेगा कि उसके हाथ को या उसकी स्किन को या उसकी किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को नुकसान पहुंचेगा. तो ये यहाँ पे कंडीशन लग गई कि आग है जो फेवरेबल नहीं है उसके लिए, तो मैंने इसको अवॉइड करना है. इसके आगे से प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाती है जिसमें 6 मेन पार्ट्स हैं. नंबर 1 एक्विजिशन है, एक्सटिंक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, जनरलाइजेशन है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है एंड हाई ऑर्डर कंडीशनिंग है. एक्विजिशन किसे कहते हैं? एक्विजिशन लिखें आप अपनी कॉपी पर, उसके ऊपर साथ पे लिखें द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग. एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, इसे एक्विजिशन बोलते हैं. एक्विजिशन में क्या होता है कि जो आपका, जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसने लर्न कर लिया, उसने एक्वायर कर लिया, उसने गेट कर लिया, उसने समझ लिया कि ये कंडीशन स्टिमुलस है और ये अनकंडीशन स्टिमुलस, मतलब इन दोनों में फ़र्क होता है. ये एक्विजिशन है. द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग समथिंग, उसने ये नॉलेज उसे मिल गई कि ट्यूनिंग फॉर्क होगा तो फूड मिलेगा. एक्सटिंक्शन, इन केस हमने अपने, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डॉग पर, हमने इसको एक लर्न बिहेवियर सिखा दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद हम ट्यूनिंग फॉर्क को को बजाने के फ़ौरन बाद फूड प्रेजेंट नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि उसका जो सेलिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा. हमने सिर्फ ट्यूनिंग फॉर्क बजाया, सेलिवेशन स्टार्ट हुई, लेकिन हमने फूड प्रेजेंट किया नहीं. 3 से 4 मरतबा अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो डॉग को पता चल जाएगा कि हम मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो वो एसोसिएशन वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी. इसे कहते हैं एक्सटिंक्शन, यानी कि नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस. एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ना पैद हो जाना, आसान अल्फाज में. थर्ड पॉइंट आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी. सेकंड वाला दोबारा रिपीट कीजिएगा. एक्सटिंक्शन का मतलब होता है नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस, मतलब ना पैद हो जाना, खत्म हो जाना. एक्विजिशन में तो कुत्ते ने सीख लिया कि ट्यूनिंग फॉर्क होगा तो उसे फूड मिलेगा, तो जैसे ट्यूनिंग फॉर्क हमने बजाया तो उसने सेलिवेशन स्टार्ट कर दी. लेकिन अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क बजाने के फौरन बाद उसको फूड प्रेजेंट नहीं करते 3 4 5 दफ़ा, तो कुत्ते को समझ आ जाएगी कि यहाँ पे उसे फूड प्रेजेंट नहीं किया जा रहा. तो ट्यूनिंग फॉर्क के बजने के फौरन बाद अगर उसे खाना नहीं मिलेगा तो सेलिवेशन नहीं करेगा, सेलिवेट ही नहीं करेगा. इसे कहते हैं खत्म हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस. थर्ड है स्पॉन्टेनियस रिकवरी. इन केस हम उसे फॉरन फूड प्रोवाइड नहीं करते, तो एक वक्त आएगा कि आप उसकी सेलिवेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम कुछ अरसे बाद उसको दोबारा ट्यूनिंग फॉर्क बजाने के फौरन बाद उसे फूड प्रेजेंट करते हैं, तो वो दोबारा सेलिब्रेट स्टार्ट कर देगा. इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी. स्पॉन्टेनियस मतलब होता है एकदम, वो फौरन रिकवर करेगा और दोबारा सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देगा. इसके बाद आता है जर्नलाइजेशन. जर्नलाइजेशन का मतलब होता है जर्नलाइज करना बिटवीन 2 वॉइसेस. इन केस हम ट्यूनिंग फॉर्क के बजाय कोई बेल बजाते हैं, ठीक है, और बेल बजाने के बाद उसे फूड प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे बेल जो है वो कंडीशन स्टिमुलस में आ जाएगा. कुत्ते को पता होगा कि बेल की आवाज़ भी ट्यूनिंग फॉर्क जैसी है, ठीक, तो जैसे बेल बजेगी मुझे खाना प्रेजेंट होगा, तो बेल सुनते ही वो भी सेलिब्रेट दोबारा शुरू कर देगा. इसके बाद आता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन.
डिस्क्रिमिनेशन में क्या आएगा कि उसने डिस्क्रिमिनेट कैसे करना है बिटवीन टू स्टिमुलस. If a stimulus are sufficiently distinct from the another so that the presence of one evoke a conditioned response. लेकिन अगर हम बेल के बजाय या फिर ट्यूनिंग फॉक के बजाय कोई ढोल बजाना शुरू कर देंगे तो कुत्ते को पता होगा कि ये जो स्टिमुलस मुझे दिया जा रहा है ये डिस्क्रिमिनेट करता है, ये अलग है, ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द प्रीवियस कंडीशन स्टिमुलस. तो ढोल की आवाज़ पर वो कभी सेलिब्रेट नहीं करेगा अनलेस हम उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लर्न करवाएंगे कि ढोल बजेगा तो उसे खाना मिलेगा. हाई ऑर्डर कंडीशनिंग में आ जाएगा. हाई ऑर्डर कंडीशनिंग occurs when a conditioned stimulus that has been established during the earlier conditioning is then paired with the neuter stimulus and the neuter stimulus comes to evoke a conditioned response. मैंने पहले ट्यूनिंग फॉक बजाया, कुत्ते ने सेलिब्रेट किया, ठीक है. कुछ अर्से बाद जो है वो मैंने ट्यूनिंग फॉक के बजाय बेल यूज की, ठीक. उसने बेल को एक दो दफा सुना और उसने एसोसिएट दोबारा कर लिया कि बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा. लेकिन इसके भी कुछ अर्से बाद मैं दोबारा अगर ट्यूनिंग फॉक पे आ जाती हूँ तब कुत्ते को पता होगा कि ये पुरानी कंडीशन स्टिमुलस है, तो ट्यूनिंग फॉक को भी वो अंडरस्टैंड करेगा और तब सेलिब्रेट करेगा. आपने इसके सिर्फ ये जो मैंने निशान लगाया है ना हाई ऑर्डर कंडीशनिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 to 4 लाइंस है, इसको अंडरस्टैंड करके आपने अपने नोट्स में लिखना है. बाकी एक दफ़ा आप ये रीड आउट कर लें. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं. मैम अगर तो हम ढोल बजाते हैं ठीक है तो लाउड बोलें. टाइमिंग पे हम उसको मैम अगर हम ढोल बजाते हैं तो हम अगर मतलब ढोल बजाने पे उसको खाना नहीं देते हैं तो वो फिर सेलिब्रेट नहीं करेगा. सुनने के बाद क्योंकि ढोल की आवाज़ में मैंने सिर्फ ढोल की एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि वो एक बहुत लाउड साउंड है, ठीक है. ट्यूनिंग फोक जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा ट्यूनिंग फोक की कितनी हल्की आवाज़ होती है, ठीक है. और अगर हम बेल भी बजाएंगे तो उसकी आवाज़ भी हल्की ही रखेंगे. अगर हमने एक बहुत मतलब बिटर किस्म की आवाज़ रखी है, शार्प आवाज़ रखी है तो वो फौरन डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. तो इसलिए मैंने ढोल की एग्जांपल दी कि ढोल बजाएंगे तो फिर वो सेलिब्रेट नहीं करेगा अनलेस हम उसको एसोसिएट ना करवाएं. एक सेकंड जरा मैम आप लोग होल्ड कीजिएगा. जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें. मैम ये जब लॉन्ग में लिखना होगा तो ये थोड़ा सा ऊंचा जो आपने निशान लगाए हैं यही बेसिक करने हैं, यही लिखना है. क्या कह रहे हैं. जब लॉन्ग में आ जाएगा ये सवाल जी जी तो जो आपने निशान लगाए हैं इसमें से ही करना होगा ना. हाँ जी, मतलब निशान मैंने वो लगाए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो मतलब मेन थीम है, इसके क्रक्स लाइंस हैं. अच्छा एक चीज और जी तो जो नोट्स बनाएंगे हम को सवाल आएगा तो तो वो इसमें से ये जी नोट्स बनाएंगे तो यही बेसिक है, इसमें से रीड आउट करके लिखना होगा. आपने सारा पहले पढ़ना होता है, ठीक है. देखिए मैं ठीक सबको हो वो काम नहीं देती जो आपने नहीं करना, मैं आपको हमेशा मोस्ट ठीक इम्पोर्टेंट देती हूँ, ठीक है. आपने उसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है. और जहाँ पे मैंने निशान लगाए हुए ना ये मेरे अपने नोट्स हैं, ये मैंने अपनी बुक्स में से आपको नोट्स भेजे हैं, तो वो मोस्ट ठीक इम्पोर्टेंट है. ठीक हो आपको लगता है कि जहाँ पे मैंने निशान नहीं लगाया वो इम्पोर्टेंट है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं. ठीक हो ओके मैम. अच्छा इन केस आपको ये क्वेश्चन आता है क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर तो आपको ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एक मतलब दो चीज़ें ना प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ये आपको इस तरह नहीं आएगा कि आपने एक्सपेरिमेंट भी लिखना है, आपने प्रिंसिपल्स भी लिखने हैं. या तो प्रिंसिपल आएंगे या फिर आपको एक्सपेरिमेंट आएगा क्लासिकल कंडीशनिंग पर. आपने वो चार्ट जरूर बनाना है इन केस आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग पर सवाल आता है. आपने पहले डेफिनेशंस लिखनी है. वो हमेशा पहले कहेगा कि डिफाइन लर्निंग. मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप पास पेपर्स उठा के देखें तो आपको उसमें नजर आएगा कि पहले सवाल पूछा गया है कि डिफाइन लर्निंग एंड प्रूव डेट या स्टेट द एक्सपेरिमेंट ऑफ आइवन पेवलोव. उसने अगर ये लिखा है तो आपको प्रिंसिपल लिखने की जरूरत नहीं है. अगर तो वो प्रिंसिपल के बारे में कहेगा क्योंकि प्रिंसिपल इटसेल्फ जो है वो एक
ठीक ठाक लॉन्ग क्वेश्चन है ये, शायद देखने में आपको छोटे लग रहे हो, लेकिन जब आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी 5 to 6 पेजेस पर लेंथ जा रही है। तो या तो प्रिंसिपल्स आएंगे या एक्सपेरिमेंट आएगा। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो प्लीज बोले, नहीं तो फिर मैं ओपन कंडीशनिंग की तरफ चलती हूँ। ओके जी, ओपन कंडीशनिंग आइवन पेबलम ने जब एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर, तो इसको देख के थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने ट्रायल एंड एरर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर कुत्तों को हम एक स्पेसिफिक बिहेवियर लर्न करवा सकते हैं तो हम बिल्लियों को भी करवा सकते हैं। और ओपन ये इस मेथड के ज़रिए हम पिजन्स को, रैट्स को, इनको भी एक सर्टेन बिहेवियर लर्न करवा सकते हैं। थॉर्नडाइक ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, डेट इज़ कॉल्ड कैट इन अ बॉक्स। इसने क्या किया था, ट्रायल एंड एरर के जरिए इसने क्या किया था कि एक बिल्ली पकड़ी इसने और उसे कुछ दिनों तक भूखा रखा, मतलब 1-1.5 दिन तक उसने भूखा रखा उसको, और एक डब्बे के अंदर उसे जाके बंद कर दिया। डब्बा मतलब ऐसा था कि वो बाहर देख सकती थी, एक समझ लें छोटा सा सुलाखों वाला एक पिंजरा हो गया, उसमें उसने भूखी बिल्ली को रखा और उसके बिल्कुल सामने उसने फूड रख दिया। अब जैसे ही भूखी बिल्ली की नज़र खाने में पड़ेगी, वो उसकी पहली कोशिश होगी वो कि वो खाना खाए, तो क्या होगा कि वो इधर उधर हाथ मारना शुरू कर देगी। थॉर्नडाइक ने कहा था कि इस स्ट्रगल के दौरान अचानक ही एक रैंडम मूव में उसका हाथ या पाँव किसी ऐसे पेडल पे पड़ेगा जिससे पिंजरा खुल जाएगा। ठीक है, जैसे पेडल पे पाँव पड़ा, पिंजरा खुला और बिल्ली ने जाके खाना खा लिया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने दोबारा यही किया कि बिल्ली को फिर भूखा रखा, उसे उसने पिंजरे में डाला। अब बिल्ली ने एज कम्पेयर टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कम टाइम लिया उस पेडल पर पाँव रखने में। आहिस्ता आहिस्ता 3-4-5 एक्सपेरिमेंट्स के बाद बिल्ली को पता चल गया कि यहाँ इस पेडल पर पाँव रखूंगी तो पिंजरा खुलेगा। तो क्या हुआ कि आफ्टर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स बिल्ली ने लर्न कर लिया कि इस पेडल पर पाँव रखना है। फाइनली जैसे ही बिल्ली को पिंजरे में रखा जाता, वो सीधा जाके पेडल पे पाँव रखती, पिंजरा खोल देती और बाहर निकल जाती। हेंस उसने ट्रायल एंड एरर के जरिए लर्न कर लिया कि एक स्पेसिफिक चीज़ थी, मैंने इस चीज़ से ऐसे बिहेव करना है, मैंने इस पिंजरे से ऐसे निकलना है और खाना लेना है। लॉ एंड इफेक्ट के आगे से डेफिनेशन आ जाती है, ये मैंने अंडरलाइन की हुई है, आपने सिर्फ यही लिखनी है कि लॉ इन इफेक्ट से कहते हैं कि ऐसे रिस्पॉन्सेज दैट आर सेटिस्फाइंग आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई स्टूडेंट कहते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता, मैं आपको एक सर्टेन स्टडी मेथडोलॉजी देती हूँ कि आपने इस चीज़ को फॉलो करना है और आपने इसको फॉलो करते हुए पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपके ग्रेड्स इंप्रूव होना शुरू होंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपके ग्रेड्स इंप्रूव होंगे तो आप क्या करेंगे कि आप मेरा मेथड ज़्यादा फॉलो करेंगे ताकि आपको आपके डिजायरेबल आउटकम्स मिल सकें। इसे कहते हैं लॉ इफेक्ट। ये से भी एक दफ़ा पढ़ लें। अच्छा, इस थॉर्नडाइक को के जो एक्सपेरिमेंट है इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है लर्निंग हो रही है। फिर बीएफ स्किनर आ जाता है। बीएफ स्किनर, ये एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसे भी एक दफ़ा पढ़ लें जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। इसने पिजन्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और पिजन्स के जो एटीट्यूड था, बिहेवियर था, उसे शेप करने की कोशिश की थी। इस पर प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंडीशनिंग भी बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशन जैसी है। एक्विजिशन है कि आपने पहले एक्वायर कर लिया कि जैसे ही आप पिंजरे में जाएंगे आपने क्या बिहेवियर आप अडॉप्ट करेंगे जिससे आप यहाँ से escape कर सकें, आप यहाँ से निकल सकें। इसे एक्विजिशन या एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज कहते हैं। एक्सटिंक्शन, इन केस हम पैडल की जगह चेंज कर देते हैं तो जो हमारी जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हमारी बिल्ली है, उसे नहीं पता चलेगा कि पैडल किधर है, तो वो भूल जाएगी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इनकेस हम दोबारा उसको सेम ही पिंजरे में डालेंगे जहाँ पर पैडल पहली जगह अपनी पहली पुरानी जगह पर होगा, तो वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी। वो जैसे ही एंटर होगी उसे पता होगा कि सामने पैडल है, उसने हाथ उस पर रखा और पिंजरा खुल गया। जर्नलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन तक आप कर लें, आप बेशक इसमें से 5-6 कर लें कोई। वही चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन, शेपिंग का मतलब होता है, इसमें शेपिंग में सिर्फ आपने 3 से 4 लाइन्स की डेफिनेशन लिखनी है।
कि आपका बिहेवियर कैसे शेप होता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिले, पॉजिटिव आउटकम्स मतलब क्या होता है, डिजायरेबल रिजल्ट्स मिले, ठीक है, आपका मतलब बिहेवियर शेप हो गया। आपको एक वक्त था, आपको नहीं पता था कि आपने पिंजरे से कैसे निकलना है, लेकिन कुछ अरसे बाद आपने ये लर्न कर लिया, आपके बिहेवियर में शेप आ गया कि आपने पैडल पे पाँव रखेंगे तो आप पिंजरे से निकल सकते हैं। इसके बाद आ जाती है रेनफोर्समेंट। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि रेनफोर्समेंट की कौन सी और कितनी टाइप्स होती हैं। रेनफोर्समेंट की 4 मेन टाइप्स होती हैं: प्राइमरी रेनफोर्समेंट, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इनकरेजमेंट। ये आप लिख लें कहीं पर, रेनफोर्समेंट का मतलब है द प्रोसेस ऑफ इनकरेजमेंट। प्राइमरी रेनफोर्सर किसे कहते हैं? हमें जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि अगर वो हमें ना मिलें तो हम विद इन फ्यू आवर्स मर जाएंगे। जिसमें सबसे पहले चीज़ जो है वो हवा है। हवा अगर बंद कर दी जाए, ऑक्सीजन बंद कर दी जाए, तो हम मेयरली 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। इसी तरह खाना पीना भी प्राइमरी रेनफोर्सर में आता है, जिसके बगैर आपका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। इसके बाद सेकेंडरी फोर्सर में आ जाता है आपका लिबास, आपके पैसे, जिससे आप दूसरी एसेसरीज खरीद सकते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि आपने अगर कोई काम किया और उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। आपके पास एक शरारती बच्चा आ जाता है, आपने उसे तमीज़ सिखानी है कि उसने एक सर्टेन एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है। तो जब जब वो अच्छा बिहेव करेगा, आप उसे इंकरेजमेंट के लिए उसकी कोई फेवरेट चीज़ दे देंगे। तो ये यहाँ पे जो उसकी फेवरेट चीज़ होगी वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम कर रही होगी। नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट। कि अगर गलत काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ये आपका सवाल खत्म हो गया है। इसमें भी ऐसा ही होगा कि प्रिंसिपल्स और जो एक्सपेरिमेंट है वो इकट्ठे नहीं आ सकते। इन केस एग्जामिनर ने आपको लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का दे दिया है, ठीक है, तो आपने और आपको एक्सपेरिमेंट और प्रिंसिपल ओपन कंडीशनिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि ओपन कंडीशनिंग में ना एक ये जो पैराग्राफ है ये एक छोटा सा ही है, तो हो सकता है कि वो आपको प्रिंसिपल्स और ओपन कंडीशनिंग इकट्ठे दे दे, तो आपने 10-10 नंबर के हिसाब से इन दोनों को सॉल्व करना है। मतलब हेडिंग्स में के अंदर आपने 3-4-5 मैक्सिमम लाइन से ज़्यादा आपने नहीं लिखना, तो आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में हो जाएगा। यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ लें। नो क्वेश्चन? समझ आइए आप सबको? यस मैम।